अध्याय 19 हंगेरियन ड्रैगन हॉर्न टेल। सीरियस से बातचीत की उम्मीद से ही हैरी को अगले 15 दिनों तक संबल मिला। माहौल बहुत ही स्याह था और ऐसे में सीरियस ही भविष्य के आसमान में चमकने वाला एकमात्र सितारा था। स्कूल चैंपियन चुने जाने का सदमा अब थोड़ा कम हो चुका था। अब हैरी को यह डर सताने लगा था कि उसे टूर्नामेंट में जाने किस खतरनाक चुनौती का सामना करना होगा। पहले काम की तारीख अब लगातार पास आती जा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे पहला काम किसी भयंकर जानवर की तरह उसका रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। उसे इतनी घबराहट पहले कभी नहीं हुई थी। यह तो क्विडिच मैच के पहले की घबराहट से भी ज्यादा भयंकर थी। यह तो नागशक्ति के खिलाफ हुए आखिरी क्विडिच मैच के पहले की घबराहट से भी बहुत ज्यादा थी, जिसमें यह फैसला होना था कि क्विडिच कप कौन जीतेगा। भविष्य के बारे में सोचने में हैरी को बहुत मुश्किल आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस पहले काम में ही उसका काम तमाम हो जाएगा। सच कहा जाए तो उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सीरियस की बातचीत से उसे सैकड़ों लोगों के सामने किसी मुश्किल और खतरनाक जादुई काम करने में कोई मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ दोस्ताना चेहरे की झलक ही इस समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। हैरी ने सीरियस को लिखकर बता दिया था वह उसके बताए दिन और समय पर गुरुद्वार के हॉल में अंगीठी के सामने मौजूद रहेगा। उसने और हरमाइनी ने काफी समय तक योजना बनाई कि अगर उस रात को कोई हॉल में देर तक बैठा रहा तो वे उसे वहां से कैसे बाहर भेजेंगे। अगर स्थिति बहुत खराब हुई तो वे गोबर बम फोड़कर उसे वहां से भगा सकते हैं, लेकिन वे उम्मीद कर रहे थे कि इसकी नौबत ना आए, वरना फिल्च उनकी खाल खींच लेगा। इस दौरान महल के भीतर हैरी की जिंदगी बहुत दुखद हो गई, क्योंकि त्रिकोणीय जादूगरी के टूर्नामेंट के बारे में रीटा स्कीटर का लेख छप चुका था। यह टूर्नामेंट पर कम और हैरी की रंगीन जीवन गाथा पर ज्यादा केंद्रित था। पहले पेज पर हैरी की बड़ी सी तस्वीर छपी थी और लेख भी, जो पेज 2, 6 और 7 पर आगे गया था, हैरी के बारे में ही था। बॉब बैटन्स और डॉमस्टन के चैंपियनों के नाम, जिनकी स्पेलिंग गलत थी, लेख की आखिरी लाइन में लिखे गए थे और सेड्रिक का तो जिक्र तक नहीं था। लेख 10 दिन पहले छपा था और इसके बारे में सोचकर अब भी हैरी का दिल खराब हो जाता था। जब भी वह इस बारे में सोचता था उसे शर्म आने लगती थी। रीटा स्कीटर ने कई मनगढ़ंत बातें लिखी थी जो उसने झाड़ू की अलमारी में तो क्या जिंदगी में कभी नहीं कही थी। मुझे लगता है कि मुझे अपने मम्मी डैडी की याद से शक्ति मिलती है। मैं जानता हूँ कि अगर वे मुझे उस समय देख रहे होते तो उन्हें मुझ पर बहुत गर्व होता। हाँ, मुझे स्वीकार करने में जरा भी शर्म नहीं है कि कई बार रात को मैं उनकी याद करके रोता हूँ। मैं जानता हूँ कि टूर्नामेंट में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि वे मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन रीटा स्कीटर ने सिर्फ काल्पनिक बातें ही नहीं लिखी थी, उन्होंने हैरी के बारे में दूसरे लोगों से इंटरव्यू भी लिए थे। हैरी को हॉगवर्ट्स में आखिर अपनी प्रेमिका मिल गई है। उसके करीबी दोस्त कॉलिन क्रीवी के अनुसार हैरी हमेशा हरमाइनी ग्रेंजर नाम की लड़की के साथ ही रहता है। हरमाइनी मगलू घर में पैदा हुई एक बेहद सुंदर लड़की है, जो हैरी की ही तरह स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। जिस दिन से वह लेख छपा था, हैरी को बहुत से लोगों, खास तौर पर नागशक्ति के विद्यार्थियों के ताने सुनने पड़ रहे थे। जब भी वे उनके पास से गुजरता था तो वे उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करने लगते थे। निवाल चाहिए पॉटर, हो सकता है रूपांतरण की क्लास में तुम रोना शुरू कर दो। तुम कब से स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो गए पॉटर, या फिर ये कोई नया स्कूल है जो तुमने और लॉन्गबॉटम ने मिलकर खोला है? सुनो हैरी, हाँ ये सच है। हैरी अब तानों से उकता गया था, इसलिए वो बिना मुड़े ही गलियारे में चिल्लाने लगा। मैं अपनी मम्मी की याद में रो रहा हूँ और मैं अभी और रोने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हारी कलम गिर गई है। यह बात चो ने कही थी। हैरी का चेहरा लाल हो गया। ओह, ठीक है, सॉरी। वह बुदबुदाया और उसने कलम उठा ली। और मंगलवार के काम के लिए गुड लक, चो ने कहा। मुझे सचमुच उम्मीद है तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे। यह सुनकर हैरी खुद को बहुत मूर्ख महसूस करने लगा। हरमाइनी को भी काफी ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन वो अपने सहपाठियों पर चिल्लाती नहीं थी। वह जिस तरह स्थिति का सामना कर रही थी, दरअसल हैरी मन ही मन उसका कायल था। रीटा स्कीटर के लेख छपने के बाद जब पेंसी पार्किंसन ने हरमाइनी को पहली बार देखा तो उसने चिल्लाकर कहा था, बेहद सुंदर। ये रीटा इसकी तुलना किससे कर रही थी, बंदरियों से? जाने दो, उसकी बात पर ध्यान मत दो, हरमाइनी ने गरिमापूर्ण आवाज में हैरी से कहा और अपना सिर तानकर नागशक्ति की हंसती हुई लड़कियों के पास से गुजर गई, जैसे उसने उनकी बात सुनी ही ना हो। उसकी बात पर ध्यान मत दो हैरी। लेकिन हैरी कैसे ध्यान नहीं देता? रॉन ने उससे तब से कोई बात नहीं की थी जब उसने उसे स्नेप की सजा के बारे में बताया था। हैरी को इस बात की थोड़ी उम्मीद थी कि स्नेप के तहखाने में 2 घंटे तक चूहों के भेजे का अचार डालते समय उनमें दोस्ती हो जाएगी, लेकिन उसी दिन रीटा का लेख छप गया, जिससे रॉन को पूरी तरह विश्वास हो गया कि हैरी सचमुच लोकप्रियता का भूखा था और उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था।
हरमाइनी उन दोनों से बहुत नाराज थी। वह एक से दूसरे के पास जाती थी और उन्हें आपस में बातें करने के लिए मनाती थी। लेकिन हैरी इस बात पर अटल था। वो रॉन से दोबारा तभी बात करेगा जब रॉन यह मान लेगा कि हैरी ने अपना नाम आग के प्याले में नहीं डाला था, और वह हैरी को झूठा कहने के लिए उससे माफी मांगेगा। मैंने यह शुरू नहीं किया है, हैरी ने जिद्दी स्वर में कहा। यह उसकी समस्या है। तुम्हें उसकी याद आती है हैरी, हरमाइनी ने अधीरता से कहा, और मैं जानती हूँ कि उसे भी तुम्हारी याद आती है। उसकी याद आती है, हैरी ने कहा। मुझे उसकी जरा भी याद नहीं आती है। लेकिन यह सरासर झूठ था। हैरी हरमाइनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो रॉन जैसी नहीं थी। जब हरमाइनी सबसे अच्छी दोस्त हो तो हंसी ठिठोली कम होती है और लाइब्रेरी में ज्यादा देर तक रहना पड़ता है। हैरी अब तक आह्वान सम्मोहन में महारत हासिल नहीं कर पाया था। ऐसा लगता था जैसे इसे लेकर उसके भीतर कोई मानसिक अवरोध बन गया था। हरमाइनी ने जोर देकर कहा कि शायद इसके बारे में पढ़ने से उसे मदद मिल सकती है। परिणाम स्वरूप वे लंच की छुट्टियों में काफी समय तक पुस्तकें पढ़ने लगे। विक्टर क्रम भी लाइब्रेरी में बहुत देर तक पढ़ता रहता था। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस फिराक में है। क्या वो पढ़ रहा था या फिर वो पहले काम में मदद करने वाली चीजों की तलाश कर रहा था। हरमाइनी अक्सर क्रम के वहां बैठे रहने की शिकायत करती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे तंग करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि ही करती लड़कियां उसे देखने के लिए किताबों की अलमारियों के पीछे छिप जाती थी और उनकी आवाजों से हरमाइनी का ध्यान भटक जाता था। वह तो हैंडसम भी नहीं है, वह क्रम की तरफ देखते हुए गुस्से से बुदबुदाई। लड़कियां उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो मशहूर है। अगर वह उस पद्म भुलावा जैसी चीज को नहीं कर पाता तो वे उसकी तरफ दोबारा पलटकर देखती तक नहीं। छदम छलावा, हैरी ने भींचे हुए दांतों के बीच से कहा। उसके मन में तत्काल यह मजेदार कल्पना आई कि अगर रॉन हरमाइनी को पद्म भुलावा कहते सुन लेता तो उसके चेहरे का भाव कैसा होता। बड़ी अजीब बात है, लेकिन जब आप किसी चीज से डरते हैं और चाहते हैं कि समय धीरे धीरे चले तो यह और तेजी से भागने लगता है। पहले काम की तारीख तेजी से पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घड़ियों की रफ्तार दुगनी कर दी हो। हैरी जहां भी जाता था दहशत की भावना उसके अंदर रहती थी, जबकि दैनिक जादूगर के लेख के बारे में ताने बाहर के माहौल में उसका पीछा करते रहते थे। पहले काम से पहले वाले शनिवार को थर्ड ईयर और उससे बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को हॉग्समीड गांव की यात्रा करने की अनुमति दी गई। हरमाइनी ने हैरी से कहा कि महल से बाहर रहना उसके लिए अच्छा रहेगा। हैरी खुद भी यही चाहता था। उसने कहा, और रॉन का क्या होगा? तुम रॉन के साथ नहीं जाना चाहती? ओह, हरमाइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। मैंने सोचा था कि हम उससे थ्री ब्रूमस्टिक में मिल लेंगे, हैरी ने सपाट अंदाज में कहा। नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। ओह हैरी, यह बहुत मूर्खतापूर्ण है। मैं चलूंगा, लेकिन मैं रॉन से नहीं मिलूंगा और मैं अपना अदृश्य चोगा पहनकर चलूंगा। अच्छा ठीक है, हरमाइनी बोली, लेकिन चोगे में तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं तुम्हारी तरफ देखकर बोल रही हूँ या नहीं। हैरी ने कमरे में अपना अदृश्य चोगा पहना, सीढ़ियों से नीचे उतरा और हरमाइनी के साथ हॉग्समीड की तरफ चल पड़ा। चोगे के अंदर हैरी बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहा था। जब वे गांव पहुंचे तो उसने देखा कि बाकी विद्यार्थी उसके आसपास से गुजर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर सेड्रिक डिगोरी हीरो है वाले बैज पहने थे, लेकिन अब न तो कोई उसे ताना मार रहा था और न ही उस मूर्खतापूर्ण लेख का जिक्र कर रहा था। जब वे मिठाइयों की दुकान हनी ड्यूक से बाहर निकलकर क्रीम से भरी बड़ी चॉकलेट खाने लगे तो हरमाइनी चिढ़कर बोली, लोग बार बार मेरी ही तरफ देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ। तो अपने होंठ कम हिलाओ। छोड़ो भी, तुम अपना चोगा थोड़ी देर के लिए उतार लो, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, हैरी ने कहा, जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखो। रीटा स्कीटर और उनका फोटोग्राफर दोस्त अभी अभी थ्री ब्रूमस्टिक पब से बाहर निकले थे। धीमी धीमी आवाजों में बातें करते हुए वे हरमाइनी के करीब से निकल गए। उन्होंने उसे देखा तक नहीं। हैरी हनी ड्यूस की दीवार से टिककर खड़ा हो गया ताकि रीटा स्कीटर का मगरमच्छ की खाल वाला हैंडबैग उससे न टकरा जाए। उनके जाने के बाद हैरी बोला, वे भी गांव में ठहरी हुई है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वे टूर्नामेंट के पहले काम को देखने आ रही हैं। यह कहते ही उसके पेट में दहशत की मरोड़ उठने लगी। उसने इस बात का जिक्र पहले कभी नहीं किया था। उसने और हरमाइनी ने इस बारे में कभी बातचीत नहीं की थी कि पहले काम में क्या होगा। उसे ऐसा लगता था कि हरमाइनी इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती होगी। वे चली गई हैं, हरमाइनी ने हाई स्ट्रीट के छोर की तरफ हैरी के आर पार देखते हुए कहा। क्यों ना हम लोग भी थ्री ब्रूमस्टिक में चलकर बटर बियर पिए, थोड़ी ठंड है ना? तुम्हें रॉन से बात करने की जरूरत नहीं है, उसने चिढ़कर कहा, क्योंकि उसने इस बात का सही अंदाजा लगाया था कि हैरी ने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। थ्री ब्रूमस्टिक पब खचाखच भरा था। वहां पर हॉगवर्ट्स के बहुत से विद्यार्थी थे जो सैर का पूरा आनंद ले रहे थे। साथ ही वहां पर बहुत से अन्य जादुई लोग भी थे जो कहीं और कम ही दिखते थे।
हैरी को लगा कि चूंकि हॉग्समीड ही ब्रिटेन की एकमात्र संपूर्ण जादूगर ग्राम है, इसलिए यह डायनों के लिए स्वर्ग की तरह था, जो जादूगरों की तरह खुद को कुशलता से नहीं छिपा पाती थी। अदृश्य चोगा पहनकर भीड़ में चलना बहुत मुश्किल था। गलती से अगर किसी के पैर पर पैर पड़ जाए तो कई अजीब सवाल पूछे जा सकते थे। हरमाइनी ड्रिंक्स लेने गई और हैरी धीरे धीरे कोने में रखी एक खाली टेबल की तरफ बढ़ा। पब में अपना रास्ता बनाते समय हैरी ने रॉन को देखा, जो फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन के साथ बैठा हुआ था। हैरी का मन हुआ कि रॉन को पीछे से एक तेज मुक्का मार दे, लेकिन उसने अपनी इस इच्छा को दबा लिया और टेबल तक पहुंचकर वहां बैठ गया। हरमाइनी एक पल बाद ही उसके पास आ गई और उसने हैरी के चोगे के नीचे से उसे बटर बियर की एक बोतल थमा दी। मैं अकेली बैठी हुई बहुत मूर्ख दिख रही हूँ, वह बुदबुदाई। अच्छा रहा कि मैं अपने साथ कुछ काम ले आई। यह कहते समय उसने एक नोटबुक बाहर निकाली, जिसमें उसने SPEW के सदस्यों के नामों का रिकॉर्ड लिख रखा था। हैरी ने देखा कि इस बहुत छोटी सूची में उसका और रॉन का नाम सबसे ऊपर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पहले की बात हो, जब वो और रॉन बैठकर मनगढ़ंत भविष्यवाणियां लिख रहे थे और हरमाइनी ने वहां आकर उन्हें जबरदस्ती सचिव और कोषाध्यक्ष बना दिया था। देखो, मुझे लगता है हॉग्समीड गांव के कुछ लोगों को भी SPEW में शामिल किया जा सकता है, हरमाइनी ने सोचते हुए कहा और पब में चारों तरफ देखा। हाँ, ठीक है, हैरी ने कहा। उसने चोगे के नीचे बटर बियर का घूंट भरा और बोला, हरमाइनी, तुम SPEW का यह कारोबार कब बंद करोगी? जब घरेलू जिन्नों को अच्छी तनख्वाह और काम करने की बेहतर परिस्थितियां मिल जाएंगी, उसने फुफकारते हुए कहा। देखो, अब मैं ये सोचने लगी हूँ कि ज्यादा सीधा कदम उठाने का वक्त आ गया है। क्या तुम जानते हो कि स्कूल के किचन में कैसे पहुंचा जाता है? हैरी ने कहा। क्या पता, फ्रेड और जॉर्ज से पूछ लेना। हरमाइनी खामोशी से सोचने लगी। हैरी बटर बियर पीते पीते पब में बैठे लोगों को देखने लगा। वे सभी खुश लग रहे थे। पास की टेबल पर अर्नी मैकमिलन और हैन्ना अबॉट चॉकलेट के मेढक वाले कार्डों की अदला बदली कर रहे थे। उन दोनों ने ही अपने चोंगों पर सेड्रिक डिगोरी हीरो है के बैज लगा रखे थे। दरवाजे के ठीक पास उसे चो और चीलघात की उसकी बहुत सी सहेलियां दिख गई। वह सेड्रिक वाला बैज नहीं लगाई थी। यह देखकर हैरी थोड़ा खुश हो गया। हैरी यह सोच रहा था कि काश वह भी इन्हीं लोगों जैसा होता। काश वह भी इसी तरह बेफिक्री से बैठकर हंस बोल रहा होता और उसे होमवर्क के सिवाय किसी और चीज की चिंता नहीं होती। उसने कल्पना की, अगर उसका नाम आग के प्याले में से नहीं निकला होता तो वह यहाँ क्या कर रहा होता। पहली बात यह थी कि उस स्थिति में वह दृश्य चोगा नहीं पहने होता। दूसरी बात यह थी कि रॉन उसके साथ बैठा होता। वे तीनों शायद खुशी खुशी ये अंदाजा लगा रहे होते कि स्कूल के चैंपियनों को मंगलवार को कौन सा खतरनाक काम करना पड़ेगा। चाहे वह जो भी काम होता, हैरी चैंपियनों को वह काम करते देखने के लिए उतावला होता। वह बाकी सभी के साथ दर्शक दीर्घा में सुरक्षित बैठकर सेड्रिक का हौसला बढ़ाता। उसने सोचा कि बाकी चैंपियनों की हालत कैसी होगी। पिछले कुछ दिनों में सेड्रिक उसे जब भी दिखा था अपने प्रशंसकों से घिरा हुआ दिखा था। वह घबराया हुआ लेकिन रोमांचित दिख रहा था। हैरी को समय समय पर फ्लर डेलाकोर गलियारे में दिख जाती थी। वो पहली जैसी ही घमंडी और बेफिक्र दिखती थी और क्रम तो बस लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता रहता था। हैरी ने सीरियस के बारे में सोचा और उसके सीने की कसी हुई गांठ जैसे थोड़ी ढीली हो गई। वो 12 घंटे से भी कम समय में सीरियस से बात कर रहा होगा, क्योंकि आज रात को ही हॉल की अंगीठी के सामने उससे मुलाकात होनी थी, बशर्ते कोई गड़बड़ न हो, जैसी कि इन दिनों हर चीज में हो रही थी। तभी हरमाइनी बोली, देखो, यहाँ तो हैग्रिड भी है। भीड़ के ऊपर हैग्रिड का विशाल सिर दिख रहा था। खुशकिस्मती से आज उसने अपने बालों की चोटियां नहीं बनाई थी। हैरी इस बात पर हैरान था कि हैग्रिड उसे पहले क्यों नहीं दिखा, क्योंकि हैग्रिड काफी लंबा चौड़ा था। लेकिन सावधानी से खड़े होने पर हैरी ने देखा कि हैग्रिड झुककर प्रोफेसर मूडी से बातें कर रहा था। हैग्रिड के सामने उसी के अनुरूप विशाल मग रखा हुआ था, लेकिन मूडी अपने ही थर्मस से पी रहे थे। पब की खूबसूरत मालकिन मैडम रोजमेरी को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई थी। वे उनके पास की टेबलों से गिलास उठाते समय मूडी को कनखियों से देख रही थी। शायद उन्हें यह लग रहा था कि मूडी उनकी बेहतरीन शराब का मान कर रहे हैं, लेकिन हैरी हकीकत अच्छे से जानता था। मूडी ने गुप्त कला से रक्षा की आखिरी क्लास में सभी विद्यार्थियों को बताया था कि वे हमेशा अपना ही बनाया हुआ भोजन और ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं, क्योंकि शैतानी जादूगर किसी भी खाने पीने की चीज में आसानी से जहर मिला सकते हैं। हैरी के देखते ही देखते हैग्रिड और मूडी उठकर जाने के लिए खड़े हो गए। हैरी बिना सोचे समझे अपना हाथ हिलाने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि अदृश्य चोगे के कारण हैग्रिड उसे नहीं देख सकता था। बहरहाल मूडी रुक गए। उनकी जादुई आंख उस कोने की तरफ पड़ी जहां हैरी खड़ा था। उन्होंने हैग्रिड की पीठ थपथपाई, क्योंकि उनका हाथ उसके कंधे तक नहीं पहुंच सकता था, और उससे धीरे से कुछ बोले। इसके बाद वे दोनों हैरी और हरमाइनी की टेबल की तरफ आने लगे। हैग्रिड ने जोर से कहा, ठीक हो हरमाइनी? हेलो, हरमाइनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मूडी लंगड़ाते हुए टेबल के पास आए और नीचे झुक गए।
हैरी को लगा कि वे SPW की नोटबुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वे बुदबुदाए। अच्छा चोगा है पॉटर। हैरी ने हैरानी से उन्हें घूरा। मूडी की नाक के गायब हिस्से का निशान कुछ इंच की दूरी से साफ दिख रहा था। मूडी मुस्कुराए। क्या आपकी जादुई आंख अदृश्य चोगे के नीचे भी देख सकती है? मेरा मतलब है, क्या आप? हाँ, यह अदृश्य चोगे के नीचे भी देख सकती है, मूडी ने धीरे से कहा। और मैं तुम्हें बता दूं कि इससे कई बार बहुत मदद मिली है। हैग्रिड भी हैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हैरी जानता था कि हैग्रिड उसे नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन मूडी ने हैग्रिड को बता दिया कि हैरी कहाँ पर है। हैग्रिड अब SPW की नोटबुक को पढ़ने के बहाने से नीचे झुका और फिर इतनी धीरे से फुसफुसाया कि उसकी आवाज सिर्फ हैरी को ही सुनाई दी। हैरी, आज आधी रात को हमारे केबिन में आ जाना, अपना अदृश्य चोगा पहन कर आना। सीधे खड़े होकर हैग्रिड ने जोर से कहा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, हरमाइनी। फिर उसने आंख मारी और वहां से चल दिया। मूडी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। हैरी ने बहुत हैरानी से कहा, वो मुझे आधी रात को अपने यहाँ क्यों बुला रहा है? अच्छा, हरमाइनी ने हैरान दिखते हुए कहा। क्या पता वो तुम्हें क्यों बुला रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, हैरी। उसने घबराते हुए चारों तरफ देखा और फिर फुसफुसा कर बोली, हो सकता है तुम सीरियस से मुलाकात के वक्त तक न लौट पाओ। यह सच था कि हैग्रिड से आधी रात को मिलने जाने का मतलब यह हो सकता था कि वह सीरियस से मुलाकात के वक्त तक न लौट पाए। हरमाइनी ने हैरी को सुझाव दिया कि वह हेडविग को हैग्रिड के यहाँ भेजकर उसे बता दे कि वह नहीं आ सकता। उसने यह मान लिया कि हेडविग हैरी की चिट्ठी ले जाने के लिए तैयार हो जाएगी। बहरहाल हैरी ने सोचा अच्छा यही रहेगा कि वह जल्दी से हैग्रिड से मिलकर लौट आए। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आखिर बात क्या थी। हैग्रिड ने इससे पहले हैरी को कभी आधी रात को अपने यहाँ नहीं बुलाया था। उस रात को हैरी ने जल्दी सोने जाने का नाटक किया। फिर 11:30 बजे उसने अपने ऊपर अदृश्य चोगा डाला और सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंचा। कुछ विद्यार्थी अब भी वहां बैठे हुए थे। क्रीवी बंदूक सेड्रिक डिगोरी हीरो है के कुछ बैजों पर जादू करके उन्हें हैरी पॉटर हीरो है में बदलने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल उन्हें इसमें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी और बैज पॉटर जीरो है पर अटक गए थे। हैरी उनके पास से होता हुआ तस्वीर के छेद तक पहुंचा और 1-2 मिनट तक इंतजार करता रहा। उसकी एक आंख अपनी घड़ी पर थी। फिर हरमाइनी ने योजना के अनुसार बाहर से मोटी औरत का दरवाजा खोला। वो हरमाइनी को फुसफुसाकर धन्यवाद कहता हुआ नीचे चला गया और महल से बाहर निकलने लगा। मैदान में काफी अंधेरा था। हैरी घास पर चलते हुए हैग्रिड के केबिन की रोशनियों की तरफ बढ़ने लगा। बर्बेटिस की विशाल घोड़ा गाड़ी में भी रोशनी दिख रही थी। हैरी को उसके भीतर से मैडम मैक्सिम की आवाज आ रही थी। फिर उसने हैग्रिड के केबिन के सामने वाला दरवाजा खटखटाया। तुम हो, हैरी? हैग्रिड ने दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखते हुए कहा। हाँ, हैरी ने कहा। केबिन के अंदर जाकर उसने अपना अदृश्य चोगा सिर से नीचे कर लिया। क्या बात है? हैग्रिड बोला। तुम्हें कुछ दिखाना है। हैग्रिड बेहद रोमांचित दिख रहा था। उसने अपने बटन होल में एक फूल लगा रखा था जो किसी बड़े चुकंदर जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक्सेल ग्रीस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन उसने निश्चित रूप से अपने बाल काटने की कोशिश की थी। हैरी को उसके बालों में कंघी का एक टूटा हुआ दांता दिख रहा था। हैरी ने सावधानी से पूछा, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? वह सोच रहा था कि कहीं अग्निडंकों ने अंडे तो नहीं दे दिए थे, या फिर हैग्रिड ने पब में किसी अजनबी से 3 सिर वाला एक और कुत्ता तो नहीं खरीद लिया था। हमारे पीछे आओ, चुपचाप चलना और चोगा पहने रहना, हैग्रिड ने कहा। हम फैंग को नहीं ले चलेंगे, उसे यह पसंद नहीं आएगा। सुनो हैग्रिड, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। मुझे 1 बजे तक महल में वापस लौटना है। लेकिन हैग्रिड उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह तो केबिन का दरवाजा खोलकर अंधेरे में बाहर चल दिया था। हैरी भी उसके पीछे पीछे जल्दी से चल दिया। उसे देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड बारबेटिंस की घोड़ा गाड़ी की तरफ जा रहा है। हैग्रिड, क्या? हैग्रिड ने कहा। फिर उसने घोड़ा गाड़ी के दरवाजे को 3 बार खटखटाया, जिस पर सुनहरी छड़ियों का मोनो लगा हुआ था। मैडम मैक्सिम ने दरवाजा खोला। वे अपने चौड़े कंधों पर एक रेशमी शॉल लपेटे थीं। हैग्रिड को देखकर वे मुस्कुराने लगी। हैग्रिड, तुम तो समय हो गया। और क्या? हैग्रिड ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। फिर उसने सुनहरी सीढ़ियां उतरने में मैडम मैक्सिम की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मैडम मैक्सिम ने बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। हैग्रिड ने उनका हाथ थामा और वे दोनों विशाल पंख वाले घोड़ों के बाड़े के पास से होते हुए चल दिए। हैरी पूरी तरह हैरान था और उसे उन दोनों के साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। क्या हैग्रिड उसे मैडम मैक्सिम को दिखाना चाहता था? वह उन्हें कभी भी देख सकता था, वे इतनी विशाल जो थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हैग्रिड ने हैरी की ही तरह मैडम मैक्सिम को भी कोई रोमांचक चीज दिखाने का वादा किया था, क्योंकि कुछ समय बाद उन्होंने प्यार से पूछा, तुम मुझे क्या दिखाने ले जा रहे हो हैग्रिड? तुम्हें इसमें मजा आएगा, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। यकीन मानो, ये देखने काबिल है।
लेकिन देखो, किसी से कहना मत कि हमने तुम्हें कुछ दिखाया है। यह किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैडम मैक्सिम अपनी काली पलकें हिलाते हुए बोली। वे लोग चलते रहे। उनके साथ चलते चलते हैरी की चिढ़ लगातार बढ़ती जा रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। हैग्रिड के दिमाग में कोई पागलपन भरी योजना थी जिसकी वजह से उसे सीरियस से मिलने में देर हो जाएगी। अगर वे लोग जल्दी ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो हैरी मुड़कर सीधे महल की तरफ चल देगा और हैग्रिड को मैडम मैक्सिम के साथ चांदनी रात में घूमने देगा। लेकिन तभी जब वे जंगल से इतनी दूर आ गए कि महल और झील दिखाई देना बंद हो गए तो हैरी को कुछ सुनाई दिया। आगे की तरफ कुछ दूरी पर कुछ आदमी चिल्ला रहे थे। तभी कान का पर्दा फोड़ने वाली एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। हैग्रिड मैडम मैक्सिम को पेड़ों के एक झुरमुट के पास ले गया और वहां पर रुक गया। हैरी भी उनके पास आ गया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो आतिशबाजी देख रहा हो और सामने खड़े आदमी पटाखे छोड़ रहे हो, लेकिन फिर उसका मुंह खुला रह गया। ड्रैगन! वयस्क, विशाल और दुष्ट दिखने वाले 4 मादा ड्रैगन एक अहाते में अपने पिछले पैरों पर खड़ी थी। वे दहाड़ रही थीं और गरज रही थीं। उनके खुले जहरीले दांतों वाले मुंह से आग की लपटें निकलकर काले आसमान को रोशन कर रही थी। गर्दन लंबी करने के बाद उनकी लंबाई लगभग 50 फुट होगी। उनमें से एक ड्रैगन चमकदार नीले रंग की थी और उसके लंबे सींग बहुत नुकीले थे। वह जमीन पर खड़े जादूगरों को देखकर गुर्रा रही थी और उन्हें काटने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ड्रैगन हरी थी। वो अपनी पूरी ताकत से छटपटा रही थी और पैर पटक रही थी। तीसरी ड्रैगन लाल थी। उसके चेहरे के चारों तरफ सुनहरी कीलें दिख रही थी और वह हवा में मशरूम के आकार के आग के बादल छोड़ रही थी। और उनके सबसे पास खड़ी चौथी ड्रैगन काली थी। वो बाकी ड्रैगनों से ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। वहां पर कम से कम 30 जादूगर मौजूद थे। हर ड्रैगन के पास 7-8 जादूगर खड़े थे और उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रैगनों की गर्दन और पैरों के चारों तरफ चमड़े के मोटे पट्टे बंधे थे। जादूगर उन्हें बंदी जंजीरों से खींच रहे थे। मंत्रमुग्ध होकर हैरी ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसे काले ड्रैगन की आंखें दिखी। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे डर के कारण बाहर निकली पड़ रही थी या गुस्से के कारण। वो बहुत भयानक तरीके से चिंघाड़ रही थी। पीछे ही रहना है हैग्रिड! फेंस के पास खड़ा एक जादूगर चिल्लाया और अपने हाथ में पकड़ी जंजीर खींचने लगा। वे 20 फुट दूर तक आग की लपट फेंक सकते हैं। मैंने हॉर्नटेल को 40 फुट तक लपट फेंकते देखा है। कितनी सुंदर है, हैग्रिड ने धीरे से कहा। कोई फायदा नहीं, एक और जादूगर चिल्लाया। 3 की गिनती पर सभी लोग एक साथ स्तब्धीकरण मंत्र पढ़ना। हैरी ने देखा कि यह सुनते ही ड्रैगन के सभी रखवालों ने अपनी अपनी छड़ी बाहर निकाल ली। स्तब्ध हो! वे सभी एक साथ चिल्लाए और स्तब्धीकरण मंत्र अंधेरे में रॉकेटों की तरह बाहर निकले और ड्रैगन की मोटी खाल पर टकराकर सितारों की तरह उछले। हैरी ने देखा कि उनके सबसे पास वाली ड्रैगन खतरनाक तरीके से अपने पिछले पैरों पर लड़खड़ा, उसके जबड़े खामोश गुर्राहट में चौड़े हुए। उसके नथुनों की आग अचानक गायब हो गई, हालांकि अब भी वहां से धुआं निकल रहा था। और फिर वह बहुत धीरे धीरे गिर पड़ी। कई टन वजनी काली ड्रैगन जमीन पर इतनी जोरदार धम के साथ गिरी कि आसपास के पेड़ तक हिल गए। ड्रैगन के रखवालों ने अपनी अपनी छड़ियां झुका ली और गिरी हुई ड्रैगनों के पास जाने लगे। हर ड्रैगन किसी छोटी पहाड़ी जितनी बड़ी थी। जादूगर जल्दी से उनकी जंजीरें मजबूत करने लगे और उन्हें लोहे की खूंटियों से कसकर बांधने लगे, जिन्हें उन्होंने जादू से जमीन में कसकर गाड़ रखा था। हैग्रिड ने रोमांचित होकर मैडम मैक्सिम से पूछा, और करीब से देखोगी? वे दोनों फेंस के बिल्कुल पास पहुंच गए। हैरी भी उनके पीछे पीछे गया। जिस जादूगर ने हैग्रिड को पास न आने की चेतावनी दी थी, जब वह मुड़ा तो हैरी उसे पहचान गया। वह चार्ली वीजली था। ठीक हो हैग्रिड? वह हाँफते हुए उससे बात करने के लिए पास आ गया। अब वे ठीक हैं। हमने उन्हें यहाँ लाते समय नींद की दवा पिला दी थी। वे चारों मादा ड्रैगन हैं। हमने सोचा कि अगर वे यहाँ रात की शांति में जागेंगी तो हल्ला नहीं मचाएंगी, लेकिन जैसा तुमने देखा वे खुश नहीं है। वे जरा भी खुश नहीं है। ये किस नस्ल की है चार्ली? हैग्रिड ने सबसे पास वाली काली ड्रैगन को प्यार से देखते हुए कहा। उसकी आंखें बस थोड़ी सी खुली थी। हैरी को उसकी काली पलकों के नीचे से पीली धारी जैसी दिख रही थी। यह हंगेरियन हॉर्नटेल है, चार्ली ने कहा। वह हरे रंग वाली छोटी ड्रैगन कॉमनवेल्थ ग्रीन है। नीली वाली ड्रैगन स्वीडिश शॉर्ट स्नाउट है और लाल वाली चाइनीज फायरबॉल है। चार्ली ने आसपास देखा। मैडम मैक्सिम अहाते के पास से बेहोश ड्रैगनों को घूर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम उन्हें भी साथ ला रहे हो हैग्रिड, चार्ली ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। चैंपियनों को पता नहीं होना चाहिए कि उन्हें किससे मुकाबला करना है। वे अपनी विद्यार्थी को जरूर बता देंगी, है ना? हैग्रिड ने कंधे उचकाते हुए कहा। हमने सोचा कि उसे ड्रैगन को देखना अच्छा लगेगा। वह अब भी ड्रैगनों को बड़े प्यार से देख रहा था। चार्ली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम तो चांदनी रात में रोमांटिक सैर पर निकले हो हैग्रिड। 4 ड्रैगन हैं, हैग्रिड ने कहा।
यानी हर चैंपियन के लिए एक। लेकिन उन्हें करना क्या है? इनसे लड़ना है? मुझे लगता है कि चैंपियनों को इन्हें सिर्फ पार करना होगा, चार्ली ने कहा। कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हम लोग पास ही रहेंगे और मंत्र पढ़ने के लिए अपनी छड़ियां तैयार रखेंगे। उन्होंने ऐसी मादाएं लाने के लिए कहा था जिन्होंने हाल ही में अंडे दिए हों। मैं नहीं जानता उन्हें ऐसी मादाएं क्यों चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, भगवान उसका भला करे जिसके पल्ले हॉर्नटेल पड़ेगी। ये बहुत ही खतरनाक है, उसकी पूंछ भी उसके सिर जितनी ही खतरनाक है। देखो। चार्ली ने हॉर्नटेल की पूंछ की तरफ इशारा किया। हैरी ने देखा कि उसमें कांसे के रंग के छोटे छोटे सींग बाहर निकल रहे थे। उसी समय चार्ली के 5 साथी हॉर्नटेल के पास आए। वे एक लंबे कंबल में मटमैले भूरे अंडे लपेट कर ला रहे थे, जो काफी बड़े थे। उन्होंने अंडों को सावधानी से हॉर्नटेल के पास रख दिया। हैग्रिड हसरत से अंडों को देखने लगा। मैंने अंडों को गिन लिया है, हैग्रिड, चार्ली ने सख्ती से कहा। फिर उसने पूछा, हैरी कैसा है? अच्छा है, हैग्रिड ने कहा। वो अब भी अंडों को हसरत से एकटक देख रहा था। उम्मीद है कि इस मुकाबले के बाद वह सही सलामत रहेगा, चार्ली ने गंभीरता से ड्रैगनों के अहाते की तरफ देखते हुए कहा। मेरी मम्मी को यह बताने की हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे पहले काम में ड्रैगन को पार करना होगा। वो पहले ही उसके बारे में बहुत घबरा रही हैं। फिर चार्ली ने अपनी मम्मी की आवाज की नकल करते हुए कहा, वे उसे टूर्नामेंट में शामिल होने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? वह भी बहुत छोटा है। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैंने सोचा था कि उम्र का बंधन होगा। दैनिक जादूगर के लेख में हैरी के बारे में पढ़ने में उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अब भी अपनी मम्मी डैडी की याद में रोता है, बेचारा बच्चा। मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। हैरी ने काफी कुछ देख और सुन लिया था। वह अच्छी तरह से जानता था कि हैग्रिड को उसके जाने का पता तक नहीं चलेगा। मैडम मैक्सिम और 4 ड्रैगन उसका ध्यान खींचने के लिए काफी थे। वह धीरे से मुड़ा और महल की तरफ चलने लगा। वह नहीं जानता था कि पहले काम के बारे में जानने से उसे खुशी मिली भी थी या नहीं। एक तरह से यह अच्छा ही हुआ था। पहला सदमा अब खत्म हो गया था। अगर वो मंगलवार को पहली बार ड्रैगन को देखता तो शायद पूरे स्कूल के सामने बेहोश हो जाता, लेकिन शायद वह अब भी बेहोश हो जाएगा। उसके पास सिर्फ उसकी छड़ी होगी, जो 50 फुट ऊंचे सींग वाले और आग उगलने वाले ड्रैगनों के सामने लकड़ी के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होगी। और उसे ड्रैगन को पार करना होगा, सबकी नजरों के सामने। वह यह काम कैसे कर पाएगा? हैरी अब तेजी से चलने लगा। वह जंगल के किनारे से घूम कर जाने लगा। उसे सीरियस से बात करनी थी। अब अंगीठी के सामने पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे, और इस समय किसी से बात करने की उसकी जितनी प्रबल इच्छा थी उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। तभी अचानक वह किसी से टकरा गया। हैरी पीछे गिर गया। उसका चश्मा तिरछा हो गया और उसने अपने अदृश्य चोगे को अपने चारों तरफ कसकर लपेट लिया। पास से एक आवाज आई, आउच! कौन है? हैरी ने जल्दी से देखा कि अदृश्य चोगा उसे पूरी तरह ढके है या नहीं। वह चुपचाप पड़ा रहा और उस जादूगर की आकृति को देखता रहा जिससे वह अभी टकराया था। उसने अंधेरे में भी बकरे जैसी दाढ़ी को पहचान लिया। यह कारक्रॉफ्ट थे। कौन है? कारक्रॉफ्ट ने दोबारा पूछा। वे बेहद शक भरी निगाहों से अंधेरे में चारों तरफ देखने लगे। हैरी एकदम स्थिर होकर वहीं पड़ा रहा। एक आध मिनट के बाद कारक्रॉफ्ट ने फैसला लिया कि वे जरूर किसी जानवर से टकरा गए होंगे। वे कमर की ऊंचाई पर देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी कुत्ते को देखने की उम्मीद हो। फिर वे पेड़ों के बीच से होते हुए धीरे धीरे उसी तरफ जाने लगे जहां ड्रैगन्स थे। बहुत धीरे और बहुत सावधानी से हैरी उठकर खड़ा हुआ और दोबारा चल दिया। वो बगैर आवाज किए अंधेरे में पूरी तेजी से महल की तरफ जाने लगा। कारकरॉफ क्या कर रहे थे, इस बारे में उसे जरा भी शक नहीं था। वे अपने जहाज से चोरी से बाहर निकलकर ये पता लगाने आए थे कि पहला काम क्या है। यह भी हो सकता है कि उन्होंने हैग्रिड और मैडम मैक्सिम को जंगल में जाते हुए देख लिया हो। दूर से उन्हें देखना खास मुश्किल नहीं था, और अब कारकरॉफ को भी बस आवाजों की तरफ जाना था, और फिर मैडम मैक्सिम की तरह उन्हें भी यह पता चल जाएगा कि चैंपियनों को किस चीज से मुकाबला करना है। ऐसा लग रहा था कि मंगलवार को अनजान खतरे का सामना करने वाला इकलौता चैंपियन सेड्रिक ही होगा। हैरी महल तक पहुंचा। वो सामने वाले दरवाजे से होता हुआ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। अंगीठी तक पहुंचने के लिए उसके पास 5 मिनट से भी कम समय बचा था। बकवास! उसने मोटी औरत से हाँफते हुए कहा, जो तस्वीर के छेद के सामने अपने फ्रेम में ऊँघ रही थी। वह तो तुम कर रहे हो, मोटी औरत ने अपनी आंखें खोले बिना नींदी आवाज में कहा। फिर तस्वीर आगे की तरफ खुल गई और हैरी अंदर चला गया। हॉल खाली था, और चूंकि वहां सामान्य गंध आ रही थी, इसलिए हैरी जान गया कि हरमाइनी को गोबर बम फोड़कर विद्यार्थियों को नहीं भगाना पड़ा था, ताकि वे और सीरियस अकेले में बात कर सकें। हैरी ने अदृश्य चोगा उतार दिया और आग के सामने एक कुर्सी पर पसर गया। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, सिर्फ लपटों की ही रोशनी थी। पास की टेबल पर सेड्रिक डिगोरी हीरो है के बैज आग की रोशनी में चमक रहे थे, जिन्हें क्रीवी बंदूक बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन पर अब भी यह लिखा हुआ था, पॉटर 0 है। हैरी ने दोबारा लपटों की तरफ देखा और उछल पड़ा।
आग के लपटों के बीच में सीरियस का सिर दिख रहा था। अगर हैरी ने वीजली परिवार के किचन में मिस्टर डिगोरी के सिर को इस तरह नहीं देखा होता तो वो बुरी तरह घबरा गया होता। उसे देखकर हैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो कई दिनों में पहली बार आई थी। वो अपनी कुर्सी से उठा और अंगीठी के पास पहुंचकर बोला, सीरियस, तुम कैसे हो? सीरियस का हुलिया काफी बदला बदला दिख रहा था। जब उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे से विदा ली थी तब सीरियस का चेहरा दुबला पतला और धसा हुआ था तथा उसके लंबे काले बाल गंदे थे, लेकिन अब उसके बाल छोटे और साफ थे। उसका चेहरा भर गया था और वो थोड़ा युवा दिखने लगा था। हैरी ने सोचा वो काफी हद तक वैसा ही दिख रहा था जैसे वह उसके मम्मी डैडी की शादी वाली एकमात्र तस्वीर में दिख रहा था जो हैरी के पास थी। सीरियस ने गंभीरता से कहा, मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? हैरी एक पल के लिए कहने वाला था, मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कह पाया। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, वह तेजी से बातें करने लगा जो उसने कई दिनों से नहीं की थी। उसने कहा कि सबको यह यकीन था कि वह अपनी इच्छा से टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। रीटा स्कीटर ने दैनिक जादूगर में उसके बारे में झूठ झूठ बातें छाप दी हैं। गलियारों में लोग उसे ताने मारते रहते हैं और रॉन तक उसका यकीन नहीं कर रहा है, बल्कि उससे ईर्ष्या कर रहा है। और अब हैग्रिड ने मुझे दिखा दिया है कि मुझे पहले काम में क्या करना है। सीरियस, हमें ड्रैगनों को पार करना है और यह काम मैं किसी तरह नहीं कर सकता। उसने अपनी बात खत्म करते हुए हताशा में कहा। सीरियस ने उसे चिंता भरी आंखों से देखा। उसके आंखों में अब भी अज़्क़बान के दिनों की दहशत भरी झलक दिख रही थी। हैरी के बोलते समय वो एक बार भी बीच में नहीं बोला था, लेकिन अब उसने कहा, ड्रैगन से तो हम निपट सकते हैं हैरी, लेकिन हम उसके बारे में 1 मिनट बाद बात करेंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं आग का इस्तेमाल करने के लिए एक जादूगर के घर में चोरी से घुसा हूँ, लेकिन वह कभी भी लौट सकता है। मुझे तुम्हें कई चीजों के बारे में चेतावनी देनी है। क्या? हैरी का मनोबल और कम हो गया। निश्चित रूप से ड्रैगनों से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? कारकरॉफ, सीरियस बोला। हैरी, वह एक प्राण पक्षी है। तुम जानते हो प्राण पक्षी कौन होते हैं? हाँ, वह क्या? वह पकड़ा गया था और अज़्क़बान में मेरे साथ ही कैद था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। मुझे यकीन है कि डंबलडोर इस साल हॉगवर्ट्स में एक और को रखना चाहते होंगे, उस पर नजर रखने के लिए। मूडी ने ही कारकरॉफ को पकड़ा था। मूडी ने ही उसे अज़्क़बान भिजवाया था। कारकरॉफ को छोड़ दिया गया? हैरी ने धीरे से कहा। उसका दिमाग इस सदमे भरी जानकारी से घूम गया था। लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा क्यों? उसने जादू मंत्रालय के साथ समझौता कर लिया था, सीरियस ने कटुता से कहा। उसने कहा कि उसे अब अपनी गलती समझ में आ गई है और फिर उसने अपने कुछ पुराने साथियों के नाम बताकर उन्हें फंसा दिया और खुद आजाद हो गया। उसने अपनी जगह पर कई लोगों को अज़्क़बान भिजवा दिया। मैं तुम्हें बता दूं, वो वहां पर ज्यादा लोकप्रिय नहीं है और मेरी जानकारी के अनुसार आजाद होने के बाद वो अपने स्कूल के हर विद्यार्थियों को काला जादू सिखा रहा है। इसलिए डम्बस्टैंग के चैंपियन से भी बचकर रहना। ठीक है, हैरी ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम यह कह रहे हो कि कारक्रॉफ्ट ने ही मेरा नाम आग के प्याले में डाला था? क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया था तो वे सचमुच अच्छा अभिनय कर लेते हैं। वे इस बारे में बहुत नाराज दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोकना चाहते हो। हम जानते हैं कि वो एक कुशल अभिनेता है, सीरियस ने कहा, क्योंकि उसने जादू मंत्रालय से अपनी बात मनवाकर खुद को आजाद करवा लिया था, है ना? देखो, मैं दैनिक जादूगर पर भी नजर रख रहा हूँ हैरी। तुम क्या, पूरी दुनिया रख रही है, हैरी ने कटुता से कहा। और मैंने पिछले महीने रीटा स्कीटर के लेख में छपी बातों के पीछे छिपी बातों को भी समझ लिया है। हॉगवर्ट्स आने से पहले वाली रात को मूडी पर हमला किया गया था। हाँ, मैं जानता हूँ, रीटा ने लेख में लिखा था कि ये मूडी का वहम है, सीरियस ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि हैरी बीच में कुछ बोलने वाला था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि किसी ने उसे हॉगवर्ट्स पहुंचने से रोकने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि जिसने ऐसा किया था वो जानता था कि अगर मूडी हॉगवर्ट्स में रहेगा तो उसका काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वह यह भी जानता था कि कोई भी मूडी पर हुए हमले के बारे में ज्यादा बारीकी से छानबीन नहीं करेगा। मूडी घुसपैठियों के बारे में बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अब भी असली चीज को नहीं देख सकता। यह मत भूलो कि मूडी मंत्रालय का सबसे अच्छा ऑर्डर था। तो तुम यह कह रहे हो, हैरी ने धीरे से कहा, कारक्रॉफ्ट मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? सीरियस झिझका। मैं कुछ बहुत ही अजीब बातें सुन रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। प्राण बख्शी इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने क्विडिच वर्ल्ड कप में हंगामा भी किया था, है ना? किसी ने मौत का निशान भी बनाया था। और फिर क्या तुमने जादू मंत्रालय की उस जादूगरनी के बारे में सुना है जो लापता हो गई है? बर्था जॉर्किंस, हैरी ने पूछा। हाँ, वह अल्बानिया से गायब हुई थी और वहीं पर वोल्डेमॉर्ट के होने की अफवाह है। और वह जानती होगी कि जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट होने वाला है ना? हैरी ने कहा। हाँ, लेकिन इस बात की ज्यादा संभावना नहीं है कि वह सीधे वोल्डेमॉर्ट से टकरा गई होगी, है ना? सुनो, मैं बर्था जॉर्किंस को जानता था, सीरियस ने गंभीरता से कहा।
वो हमारे समय में ही हॉगवर्ट्स में पढ़ती थी। वो तुम्हारे डैडी और मुझसे कुछ साल सीनियर थी। वो मूर्ख भी थी। वो दूसरों के मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती थी, लेकिन उसमें जरा भी दिमाग नहीं था। यह अच्छा तालमेल नहीं है हैरी। मैं तो कहूंगा कि उसे बड़ी आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। तो क्या वोल्डेमॉर्ट को टूर्नामेंट के बारे में भी पता चल गया होगा? हैरी ने कहा। क्या तुम्हारा यही मतलब है? क्या तुम्हें यही लगता है कि कॉर्कक्रॉफ्ट उसी के आदेश पर काम कर रहा है? मैं नहीं जानता, सीरियस ने धीरे से कहा। मैं बिल्कुल नहीं जानता। वैसे मुझे लगता है कि कॉर्कक्रॉफ्ट वोल्डेमॉर्ट के पाले में तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसे यह यकीन ना हो जाए कि वोल्डेमॉर्ट इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी रक्षा कर सके। लेकिन जिसने भी तुम्हारा नाम प्याले में डाला है, उसने ऐसा किसी न किसी कारण से तो किया होगा। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट तुम पर हमला करने का बहुत अच्छा तरीका होगा, क्योंकि तब यह दुर्घटना लगेगी। ऐसा लगता है कि यह बहुत ही अच्छी योजना है, हैरी ने उदासी से कहा। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वे तो बस पीछे खड़े रहेंगे और उनका काम ड्रैगन कर देंगे। ठीक है, ड्रैगन, सीरियस ने कहा, और अब वह बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगा। एक तरीका है हैरी, स्तब्धीकरण मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। ड्रैगन बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनमें इतना जादू होता है कि वे सिर्फ एक जादूगर के स्तब्धीकरण मंत्र से बेहोश नहीं होंगे। कम से कम 6 जादूगरों के स्तब्धीकरण मंत्र ही ड्रैगन को बेहोश कर सकते हैं। हैरी ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने अभी अभी देखा है। लेकिन तुम यह काम अकेले कर सकते हो, सीरियस ने कहा। एक तरीका है और तुम्हें इसके लिए एक आसान से मंत्र की जरूरत है, बस। लेकिन तभी हैरी ने उसे चुप रहने के लिए अपना एक हाथ उठा दिया। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, जैसे ये फट जाएगा। उसे अपने पीछे से घुमावदार सीढ़ियों पर किसी के नीचे उतरने की आहट सुनाई दे रही थी। जाओ, उसने फुसफुसाकर सीरियस से कहा। जाओ, कोई आ रहा है। हैरी उठकर आग के ठीक सामने खड़ा हो गया। अगर किसी ने सीरियस का चेहरा हॉगवर्ट्स की दीवारों के भीतर देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। मंत्रालय बीच में आ जाएगा। हैरी से सीरियस के छिपने के ठिकाने के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। हैरी को अपने पीछे आग में हल्की सी खट की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि सीरियस चला गया है। उसने घुमावदार सीढ़ियों के नीचे देखा। रात को 1 बजे कौन घूमने निकला था और किसने सीरियस को यह बताने से रोक दिया था कि ड्रैगन के पार कैसे निकला जा सकता है? यह रॉन था। अपने मेहरून बेलबूटेदार ऊनी पैजामे में रॉन हैरी के सामने आकर रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? उसे तुम्हें क्या लेना देना? हैरी घुर्राया। तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ। रॉन बीच में ही रुक गया और उसने अपने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, हैरी चिल्लाया। तुम मेरी जासूसी करने आए थे, है ना? वो जानता था कि रॉन को भी पता नहीं था कि वो कितने गलत मौके पर आया था। वो जानता था कि रॉन ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इस पल उसे रॉन की हर चीज से नफरत थी, उसके पजामे के नीचे से झांकते टकनों से भी। बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूँ, रॉन बोला। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें यह व्यवधान पसंद नहीं आएगा। मैं अब तुम्हें और तुम्हारे अगले इंटरव्यू की तैयारी शांति से करने दूंगा। हैरी ने पॉटर जीरो है का एक बैज टेबल से उठाया और पूरी ताकत से कमरे के पार फेंका। वो रॉन के माथे पर पड़ा और दूर छिटक गया। यह लो, हैरी ने कहा। मंगलवार को यह पहन लेना। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे माथे पर भी अब एक निशान बन जाएगा। यही तो तुम चाहते थे, है ना? वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि रॉन उसे रोकेगा। अगर रॉन उसे मुक्का मार देता तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रॉन अपने थोड़े छोटे पैजामे में वहीं खड़ा रहा। हैरी ऊपर की मंजिलों पर जाकर अपने पलंग पर काफी देर तक लेटा रहा और गुस्से से भन्नाता रहा। उसे रॉन के आने की आवाज सुनाई नहीं दी।